सभी साथियों को नमस्कार। और भारत देश की 80वीं जो स्वतंत्रता दिवस है उस अवसर पर मैं सबसे पहले भारत की आम जनता को प्रणाम करता हूं। मैं भारत के सभी समाजों को प्रणाम करता हूं, भारत की सभी संस्कृतियों को नमन करता हूं। और जो आप सब साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको भी प्रणाम करता हूं। और इस कामना के साथ कि हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहे, उसमें सामाजिक सद्भाव आए, उसमें भाईचारा बढ़े और वो दुनिया का सुंदरतम, समृद्ध और खुशहाल देश बने। मैं भारत माता को प्रणाम करता हूं। भारत माता की जय। साथियों, जैसा कि हम भारत के नागरिक हैं और हम इस देश को सब मिलकर बनाते हैं, हम साथ साथ चलते हैं, साथ साथ इसकी तरक्की में योगदान देते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। आज आपने देखा होगा कि भारत का जो संरचनात्मक विकास है बहुत तीव्र गति से हो रहा है, नए उद्योग आ रहे हैं और जिस तरह हमारी युवा आबादी के हाथों को काम मिलना है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। हालांकि वर्तमान में जो हमारे देश की आबादी 1,46,00,000 के आसपास है, इतने सभी युवाओं को या लोगों को संतुष्ट करना, विकास की मुख्य धारा से उन्हें जोड़ना एक सरल काम नहीं है। आज भी हमारे बहुत लोग पीछे छूटे हुए हैं, जिन्हें आगे लाना और सबको बराबरी के भाव पर लाना ये राष्ट्र की भी जिम्मेदारी है, हमारे नेतृत्व की भी जिम्मेदारी है और हमारी हर छोटी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी है जिसको ऐसी समझ है। आपको मालूम होगा कि हमारे कई लोग अभी पीछे हैं, हमारे देश में महिलाएं अभी बहुत पीछे हैं, हमारे यहाँ जो समाज का कमजोर वर्ग है वो बहुत पीछे है, हमारे यहाँ के जो आदिवासी समाज हैं बहुत पीछे हैं। जहां आप देखते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े पूंजीपति दिखाई दे रहे हैं, वहीं हमारे देश में अभी भी स्कूल से अभी 15 अगस्त पे झंडा फहराने गए हुए बच्चे सरकारी ड्रेस में भीगते हुए घर जा रहे हैं। तो वो इतने विपन्न समाज हैं। तो हमें इस अंतर को पाटने के लिए चर्चा करनी चाहिए, यही हमारा सामाजिक दायित्व है। आज प्रधानमंत्री जी ने देश को लेकर एक विजन प्रकट किया, ऐसे ही राज्य भी अपना विजन प्रकट करते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी अपना विजन प्रकट करती हैं या जनता के सामने रखती हैं। यहाँ पर जनता हमारे सदस्य हैं और वो समाज है जो हमसे जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में धाद ने भी असाधारण रूप से समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। वो किस रूप में दर्ज की है कि आपने कुछ बेहतरीन सामाजिक काम किए हैं और इसका असर सारे समाज पर पड़ा है। मैं जहां भी जाता हूं तो लोग देखते हैं कि धाद का जो ये सोशल इनिशिएटिव जो धाद ने लिए हैं, इसका प्रभाव इस सारे राज्य पर पड़ा है। और आप जानते हैं कि जैसे कि हरेला पर्व की अवधारणा है, इसे धाद ने एक कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया था सरकार के पास और समाज के पास। और आज मैं देखता हूं कि हजारों हजार संस्थाएं मुंबई से लेकर, दिल्ली से लेकर, भोपाल से लेकर, विदेशों में लेकर हरेला को प्रतीकात्मक रूप से मना रही हैं। तो ये भी एक संस्था की सामूहिकता की विजय है। तो धाद का एक बेहतरीन जो काम है ये इतिहास में अंकित हो चुका है। कई बार हम सोचते हैं, इसलिए काम करते हैं कि हमारा नाम इतिहास में अंकित हो। हम जब इस दृष्टि से काम करते हैं तो दरअसल अंकित नहीं हो पाते। वो लोग अंकित होते हैं जो सच्चे मन से, सच्चे मिशन से काम करते हैं। धाद ने कभी नाम के लिए काम नहीं किया, मिशन के लिए काम किया। इसलिए धाद के योगदान को समाज, सरकार और जनता अपने संज्ञान में लेते हुए उसका अनुसरण करती है
और धात को एक प्रतिष्ठित संस्था का रिकॉग्निशन प्राप्त है इस समय, ये हम सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि आप उसके सदस्य हैं, इसका श्रेय आप सबको जाता है। यहाँ पर एक और बड़ी बात जो हम धात में देखते हैं कि नए नए लोग आ रहे हैं। होता यह है कि एक समय होता है, जो एक समय बहुत सक्रिय होते हैं, निश्चित रूप से वो एक समय में थकेंगे, लेकिन जब तक वो अपनी ऊर्जा से धरातल पर काम कर रहे होते हैं, वो एक पेड़ लगा रहे होते हैं, दरअसल वो एक दूसरे व्यक्ति को प्रेरित कर रहे होते हैं। एक पेड़ लगाने से कोई प्रेरित नहीं होता, एक फूल का पौधा लगाने से कोई प्रेरित नहीं होता, लेकिन जब उसे समाज उसके निरंतरता को देखता है तो वो उससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है और उसको अपनाता है। तो मैं समझता हूँ कि यही धात की विजय है और यही धात की जय है। हमें धात की भी जय करनी चाहिए। अब क्योंकि मुझे बड़ी खुशी एक और हो रही है कि संस्थाएं, देश इस समय सबसे बड़ी संस्था है, उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से देश चलता है। राज्य भी एक संस्था है, वो राज्य चलाते हैं, लेकिन जो सामाजिक संस्थाओं का भी एक सिस्टम होता है, उसमें आपने महसूस किया हुआ होगा कि 1947 में कोई और प्रधानमंत्री था, उसके बाद और बने, तमाम नए मंत्रिमंडल बने। जो लोग आज हैं वो निश्चित रूप से कल जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जहां पर जो सामाजिक संस्थाओं के रुकने, थमने या सड़ने की प्रॉब्लम आती है, धाद उससे निकल गई है और नई पीढ़ी का जो धाद में आगमन हो रहा है, जो प्रवेश हो रहा है, वो स्वागत करने योग्य है। मैं समझता हूँ ये नई पीढ़ी आने वाले 10 वर्षों में उसी रूप में दिखाई देगी जब आज पिछले 40 सालों में जो बच्चे थे आज इसका नेतृत्व कर रहे हैं, और जो अब के बच्चे हैं आने वाले 40 सालों में से जिंदा रखेंगे, और यही आपकी संस्था की कामयाबी है। और सबसे बड़ी बात, देश के लिए भी सामाजिक भूमिका चाहिए होती है, राज्य के लिए भी सामाजिक भूमिका चाहिए होती है, संस्थाओं में भी सामाजिक भूमिका चाहिए होती है। इस देश का विकास या राज्य का विकास केवल सरकार नहीं कर सकती। इसका जो विकास है वास्तव में विजन कहाँ से प्राप्त होते हैं सरकारों को, जो आम जनता करती है। यहाँ पर भी समझना बहुत जरूरी है कि सामाजिक काम किसे कहते हैं। सामाजिक काम उसे कहते हैं जो सरकार से इतर करने के लिए समाज आगे आता है, जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता, जहां पर काम करने की जरूरत है। जैसे आप वृक्षारोपण कर रहे थे, तो जानते हैं कि वृक्षारोपण सरकारें अपने स्तर पर करती रहती हैं और करती आई हैं सभी जगह। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा 2019 के आसपास भी कि सरकार बड़े बड़े लाखों पेड़ एक दिन में लगाती है और धरातल पर एक पेड़ नहीं रहता। लेकिन एक धात ने जो मैसेज समाज में संप्रेषित किया है वो ये किया कि जो पेड़ लगाना ही पर्याप्त नहीं है, पेड़ कहाँ लगने चाहिए, कैसे लगने चाहिए, क्यों लगने चाहिए, इसका भी एक लॉजिक है। और इसमें सामाजिक भूमिका का विस्तार करना धात ने सरकार को और समाज की संस्थाओं को सिखाया। आज देश की बहुत सारी संस्थाएं धात का अनुकरण कर रही हैं, सेम पैटर्न को अपना रही हैं। मैं समझता हूं धात ने जो लकीरें खींची हैं वो बहुत बड़ी हैं। तो धात ने अपनी भूमिका का निर्वाह करके समाज को इसमें इन्वॉल्व किया, तो ये धात की एक बड़ी सार्थक कर्म की बात कही जा सकती है। हमें जहां पर चेतना फैलाने की बात है तो कहते हैं कहाँ काम करना चाहिए। जैसे हम समाज के दलित वर्ग की बात करते हैं, वो पीछे छूट गया है, उन सवालों को भी उठाना चाहिए, ये भी सामाजिक कर्म है। इसलिए कि भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, सामाजिक विभेद बढ़ रहे हैं जिन्हें कम होना चाहिए था। तो ये भी हो सकता है कि ये सोसाइटी के अंतर्द्वंद हो, यानी जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसके अंतर्द्वंद है, तो उनके बीच में जब बहुत क्लैश होता है तो वो दूरियां घटती हैं। लेकिन इस समय इतना सामाजिक जो द्वंद्व चल रहा है, हमें इसके सकारात्मक पक्ष को करके इसको डाइल्यूट करना चाहिए, कम करना चाहिए, उनको भागीदारी में स्थान देना चाहिए, ताकि आने वाले 200 वर्षों में एक समरस समाज बने, समतावादी समाज बने, भेदभाव मुक्त समाज बने, भाईचारे वाला समाज बने।
आप जानते होंगे कि फिजी है जो ना, फिजी में भारत के लोग गए थे। तो जो भारत के लोग गन्ना मजदूर बनकर वहां जब गए थे, उन्होंने वहां संघर्ष किया, उनके पास साधन नहीं थे। तो आपको आश्चर्य हुआ, अंडमान निकोबार की बात भी मैंने पिछले साल कही थी। अंडमान निकोबार में जाति और धर्म की बात नहीं होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में विवाह कर लेते हैं। भारत के समाज को अगर विकसित समाजों की लाइन में आना है, तो भीतर का जो ये रूढ़िवादियां हैं, इन्हें हमें तोड़ना बहुत जरूरी है। और हम कैसे तोड़ सकते हैं? हम इस तरह तोड़ सकते हैं कि इस विषय में पर्याप्त चर्चा करके, बहस खड़ी करके, जो धात का नियम और सिद्धांत है उस पर करके समाज की आंखें खोलने का काम करना चाहिए। आप ये समझें कि हमने स्मृति वन बना दिया या बाल वन बना दिया, इससे हम कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन ला सकेंगे, तो ये अब कहना गलत फहमी होगी। लेकिन इसका जो मूल बिंदु है वो है बहस खड़ी करना। और आप चाहे 10 पेड़ लगाएं, 50 पेड़ लगाएं, लेकिन जो समाज को 1000 पेड़ लगाने का संदेश आपके माध्यम से गया है, वो बहुत बड़ा संदेश है। वही सरकार को गया है और वही देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा है। और धात कर्म के स्तर पर बहुत सार्थक कर्म कर रही है। अगर इस देश को बनाना है, इस देश की रचना करनी है, तो जो पहलू हैं जो छूट गए हैं, जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, जिन पर समाज का ध्यान नहीं जा रहा है, उसे एक जागरूक संस्था होने के नाते धात उठा सकती है और उन पर एक सामाजिक विमर्श आरंभ कर सकती है। इसका लाभ ये होने वाला है कि जिस तरह हरेले का क्रेडिट, जिस तरह फुलदेई का क्रेडिट, जिस तरह एजुकेशन में हस्तक्षेप का जो क्रेडिट धात को जाता है, ऐसे ही सामाजिक बदलाव की जो बात है वो समाज में जानी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे विभेद नहीं होंगे, तो हमारा देश, जो उसकी जनता है, उसकी जो प्रजा है, वो किन्हीं स्वार्थी हाथों में इस्तेमाल होती रहेगी और वो आपस में देश का नुकसान करेंगे। इस देश का हर पौधा कीमती है, हर बिल्डिंग कीमती है, हर मानव संसाधन कीमती है। हमें उसको बचाना और आगे बढ़ने के लिए अवसर देने हैं। उनमें हमारे यहाँ जो चाहे दलित हैं, चाहे कुछ हैं, चाहे और आदिवासी समाज है, उनके साथ भी हमारा संबंध और संवाद होना चाहिए, ताकि हम करें। हम सुविधा जीवियों की तरह किसी खास वर्ग में जाकर काम न करें। और अंतिम जो बात है कि जो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है, 1 अरब 46 करोड़ लोग इस देश में हैं। अभी जनगणना के बाद फिर बढ़ेंगे, सही से जनगणना आ जाएगी। तो भारत को जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आर्थिक समृद्धि की। आप जानते हैं कि हमारे दादा परदादा पहाड़ से निकल कर आए थे। वो क्यों निकल कर आए थे? क्योंकि पहाड़ में सबसे बड़ा संकट था उत्पादकता का। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा उत्पादकता का जो ज्ञान था वो अधूरा था, पूरा नहीं था। हमारे यहाँ लोहे के कारखाने नहीं बन सकते, कोयला नहीं निकल सकता, लेकिन हमारे यहाँ भूमि इतना शानदार संसाधन है, हवा इतना शानदार शानदार संसाधन है, हमारे यहाँ पर्वतों के एल्टीट्यूड इतने अच्छे शानदार संसाधन है कि आज जब दुनिया में बाढ़ आई हुई है, जैसे हिमाचल में मनाली वैली में लाखों पर्यटक जाते हैं, हमारे पहाड़ भी उतने ही सुंदर हैं। इस चीज को, जो हमारे उत्पादन है वो बहुत अच्छे हैं, जो ग्रास रूट इकोनॉमी कहते हैं, जिसे लोकल इकोनॉमी कहते हैं, जिसे तृणमूल आर्थिकी कहते हैं, धात उस पर भी काम कर रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि बहुत लोगों का इस पर ध्यान जाएगा। अभी मैं जयपुर गया था 20 जुलाई को, एक ऐसे बड़ी महासभा थी, तो मैंने वहाँ वो धात को जानते हैं, मुझे पिछली बार भी लखनऊ ले गए थे, तो देश भर के लोग हैं, वो वहाँ पर सभाएं करते हैं और योजना बनाते हैं क्या करेंगे। उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, तो हर साल 20 जुलाई को स्थापना दिवस मनाते हैं। आपस में ऐसे बड़े मित्रवत रहते हैं, भाई बहन की तरह, बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जैसे धात करती है ऐसे ही आप भी करें। भले ही आप अजमेर में रह रहे हो, आप जयपुर में रह रहे हो, वहाँ मुंबई से, अजमेर से, पंजाब से बहुत सारे लोग आए थे, कह रहे हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। मैंने कहा जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनको फॉलो करो, आप उनके साथ सहयोग करो। और उत्तराखंड का योगदान, या तो आप सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाएं,
पर जयपुर, अजमेर और नागपुर में अगर सामाजिक सरोकारों के मुद्दे उठाएंगे भी तो वो आवाज़ कहीं जा नहीं सकती। तो मैंने कहा आप कंट्रीब्यूट करें उन संस्थाओं से जुड़े जो धरातल पर काम कर रही हैं, और इस प्रदेश को, इस राज्य को, खासकर हम पर्वतीय मूल के लोग हैं, अगर इसको समृद्ध बनाना है तो जो तृणमूल आर्थिकी की अवधारणा है, ग्रास रूट इकोनॉमी की जो अवधारणा है, जो लोकल इकोनॉमी की अवधारणा है, आप जानते हैं कि लोकल इकोनॉमी जब जनरेट होती है उस पर टैक्स नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि जो 2 प्रमुख नगर हैं जो उत्तराखंड के राजस्व का सबसे ज़्यादा भाग दे रहे हैं, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर उधम सिंह नगर की बेल्ट और हरिद्वार, पहाड़ों का जो जीडीपी है बहुत कम है। अब हम भले ही कहते हैं कि जीडीपी में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा सारे उत्तराखंड की, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है। 2 ही जनपदों में मुख्य रूप से है, पहाड़ के जनपद विपन्न हैं। अगर अदरवाइज आप देख रहे होंगे कि जब आपदा पड़ती है तो लोग कैसे सड़कों पर उतर आते हैं और हाथ फैलाने लगते हैं। हमारे समाज को हाथ न फैलाना पड़े, इसलिए हमें ग्रास रूट इकोनॉमी पर काम करना पड़े। और धाद ने जो अभी सिट्रस फ्रूट्स के प्लांट बांटे हैं, ये भी एक प्रतीक है, मैसेजिंग है, क्योंकि संस्था छोटी है। संस्था तो का जो हमारे जो राज्य की जो सबसे बड़ी संस्था सिस्टम है वो तो 5 लाख करोड़ से ऊपर का बजट है, तो ये संस्था का 5-10 लाख, 5 लाख का होगा, 6 लाख का होगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन इसकी भावना उस 5 लाख करोड़ वाले से बहुत बड़ी है, क्योंकि मैसेज पैदा कर रही है, मैसेज दे रही है, जिसे जो समाज फॉलो कर रहा है। अभी मैंने उसका कुछ शेयर किया था, तन्मय जी ने जो मुझे भेजा था, तो मैंने बम्बई वगैरह वालों को कहा कि इसको पढ़ो। अभी जयपुर मेरठ वालों ने भी यहाँ पर पिछली बार हमारे कार्यक्रम में कुछ मंगाया था तो गया नहीं था, उन्होंने मुझे कहा था, तो उन्होंने कहा मेरे पास आता है सामान। मैंने कहा भाई देखिए वो संस्था है तो कोई व्यावसायिक संस्थान तो है नहीं है, वॉलंटियर्स की संस्था है, आने में देर लग सकती है लेकिन चीज़ें करते हैं। पर हम पहाड़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी पहाड़ की चीज़ों को प्रमोट करिए और कनेक्ट होइए, शायद वो आपसे संपर्क करेंगे। तो कहने का मेरा आशय ये है कि हम बहुत बड़े लोग नहीं हैं, आम सामान्य कॉमन मैन है। धात का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो कॉमन मैन के सामाजिक कामों को लेकर ही है, कि कॉमन मैन कैसे एक चीज को बड़ी बना देता है। तो बड़ी बनाने के लिए हमें अब इतनी जमीन मिली है, अब हम सारा वन तो बना लाखों वर्ग किलोमीटर नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम एक पैच भी बनाते हैं और इसकी जो मैसेजिंग होती है वो राज्य के किसी भी डिपार्टमेंट से बड़ी मैसेजिंग है, वो जा रही है। हरेला ने बड़ा संदेश दिया, आज हर स्कूल में हो रहा है और ऑफिसों में हो रहा है, और लोग उसे मान रहे हैं और प्रेरित हो रहे हैं। पहले इतने लोग, हम भी तो देहरादून में करीब करीब 38-40 साल से रह रहे हैं कि ऑफिसों में इतने कहाँ होते थे, आज हर ऑफिस में हो रहे हैं। तो जो धाद का जो बहस खड़ी करने का और मैसेज देने की प्रणाली है, वो चाहे 1000 पेड़ बांट कर है, हमें कमियां रह सकती हैं क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो हमें कमियों पर दोष नहीं जाना, उनके लिए जाना, उस पर जाना कि जो हमारे से मैसेज क्रिएट होता है, जो समाज को जाता है, वो बड़ी ताकत है, उसके लिए करना है। और मैं अंत में जो हमारी नई पीढ़ी है उसको बहुत बधाई देता हूं कि वो आ चुकी है, वो फॉर्म में आ चुकी है। मैंने बहुत पहले भी कहा था, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बनने में 10 से 15 साल लगते हैं। तो 10 साल से अर्चना जी हैं या जो नए लड़के आ रहे हैं 10-12 साल से, ये इस वातावरण को बना रहे हैं। और ये वातावरण बनते बनते जिस दिन ये 15 साल के हो जाएंगे, मैं समझता हूं कि ये धरातल पर धात के नए सिपाहियों के रूप में भर्ती हो जाएंगे और हमें तब इनको देखने का आनंद आएगा। तो मैं इस नई पीढ़ी को मतलब बड़ा अप्रिशिएट करता हूं। अब क्योंकि मैं इतना बुजुर्ग नहीं हुआ कि आशीर्वाद दूं, लेकिन इन्हें मतलब मैं, आपको गलतफहमी हो रही मुझे देख के, लेकिन मैं इन्हें ये कहता हूं कि आशीर्वाद देता हूं कि ये सफल रहें और इस मिशन का झंडा बुलंद रखें। और अंत में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय जनता जनार्दन, नमस्कार।